जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपका चैप्टर बेसिकली इफेक्टिव लीडरशिप, चैप्टर 16। अच्छा जी, तो सबसे पहले देखते हैं कि लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड डायरेक्टिंग अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क प्रोडक्टिवली इन परस्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। कि लीडरशिप बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करते हो, ठीक है, ताकि वो काम कर सके, इन्फ्लुएंस करते हो जहाँ ज़रूरत पड़े, यानी कि उन पर असरअंदाज होते हो। अगर आप देखते हैं कि वो काम लेट से नहीं करे तो आप उन पर इन्फ्लुएंस भी करते हैं। देन उन्हें डायरेक्शंस देते हैं कि आपने इस तरह से ये काम करना है, ठीक है जी। क्यों करते हैं सारे काम? मोटिवेशन, इन्फ्लुएंस क्यों करते हैं, डायरेक्शन क्यों उन्हें देते हैं? ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के मुताबिक बेहतर तरीके से प्रोडक्टिवली जो है वो काम कर सकें। ये होती है बेसिकली लीडरशिप, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं लीडरशिप में? मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, यानी कि जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, मोटिवेशन में से, इन्फ्लुएंस में से, डायरेक्शन में से, वो आप अमल उसका किरदार अदा करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब है जी मैनेजिंग एंड लीडरशिप। तो मैनेजिंग बेसिकली क्या होता है? इसमें कहते हैं जो मैनेजर्स होते हैं, मैं आपको कोट कर देता हूँ। मैनेजर्स आर कंसर्न विद डूइंग थिंग्स राइट, कि जो सही चीज़ों को सही तरीके से करना मैनेजर का काम होता है, ठीक है। चीज़ों को सही तरीके से करना मैनेजर का काम होता है। जबकि जो लीडर होता है वो किसी से कंसर्न होता है? लीडर आर कंसर्न विद डूइंग द राइट थिंग। सिर्फ जो सही काम है वही लीडर करता है, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस होता है, यानी कि मैनेजर का फोकस होता है काम की तरफ, कि बस जो भी काम है उसको सही तरीके से करना है, ठीक है। जबकि लीडर का काम ये होता है कि जो सिर्फ सही काम है, जो सही चीज़ है, जो हर तरह से बेहतर है काम, सिर्फ वो काम करना, वो बेसिकली आपका लीडर होता है, ठीक है। जो मैनेजर का मैनेजर मोस्टली अपनी इफेक्टिवनेस पे, एफिशिएंसी पे जो होता है वो फोकस कर रहा होता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जो कि हमारा चैप्टर है इफेक्टिव लीडरशिप, तो देखते हैं कि इफेक्टिव लीडरशिप क्या होती है। एबिलिटी ऑफ अ लीडर टू गेट हाई परफॉर्मेंस फ्रॉम हिज और हर सबऑर्डिनेट्स। इफेक्टिव लीडरशिप वो एबिलिटी होती है जिसमें एक लीडर अपने एम्प्लॉय से, अपनी लेबर से, अपने टीम से, या अपने सबऑर्डिनेट से, यानी कि जो उससे नीचे हिरार्की में काम कर रहे होते हैं, उनसे हाई परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस लेता है। वो होती है इफेक्टिव लीडरशिप। कैसे ले कैसे लेता है? अपनी लीडरशिप एबिलिटी के जरिए, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा, जिसमें वो मोटिवेट करता है, ठीक है, और जिसमें वो इन्फ्लुएंस करता है, जिसमें वो डायरेक्शन देता है, उनके थ्रू अपनी टीम से हाई परफॉर्मेंस लेना आपकी इफेक्टिव लीडरशिप होती है, ठीक है। अब लीडरशिप के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, यानी कि लोगों ने इसको डिफरेंट तरह से डिफाइन किया गया है। कोई कहता है जी ये पावर बेस्ड होती है, कोई कहता है ये ट्रेड की बेस पे होती है अच्छी लीडरशिप, कोई कहता है बिहेवियर की वजह से लीडरशिप इफेक्टिव होती है। तो ये बेसिकली इसके 5 पर्सपेक्टिव हैं, 5 पर्सपेक्टिव्स हैं। फर्स्ट वन है दी पावर इन्फ्लुएंस अप्रोच। वो कहते हैं जी कि explain leadership effectiveness in terms of amount of power possessed by leader, the type of power possessed and how the power is used to influence other within the organization. ये पर्सपेक्टिव कहता है जी कि इफेक्टिव लीडरशिप बेसिकली उस लीडर की, उस पर्सन की पावर पर डिपेंड कर रही होता है कि उसके पास कितनी पावर है, किस तरह की पावर है उसके पास, ठीक है, जिसको वो यूटिलाइज करते हुए अपना काम करवाता है। देन सेकंड पर्सपेक्टिव है जी ट्रेड और कॉम्पिटेंसी पर्सपेक्टिव। तो जो ट्रेड या कॉम्पिटेंसी पर्सपेक्टिव है वो बेसिकली फोकस करता है कि कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं एक पर्सन में जिसकी वजह से वो बंदा, वो पर्सन, वो मैनेजर एक इफेक्टिव लीडर बनता है, ठीक है। इन्होंने बेसिकली वो ट्रेड्स को, वो कॉम्पिटेंसीज को डिफाइन किया था, ठीक है जी। देन है जी आपका थर्ड वन बिहेवियर पर्सपेक्टिव। ये क्या कहते हैं जी कि एक इफेक्टिव लीडर होने के, जो चीज इफेक्टिव लीडर बनाती है वो एक पर्सन का बिहेवियर होता है, कि एक बिहेवियर किसी की लीडरशिप को इफेक्टिव बनाता है, ठीक है। देन एक है जी कॉन्टीजेंसी पर्सपेक्टिव। कॉन्टीजेंसी पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि जो आपका बिहेवियर है वो डिपेंड कर रहा होता है कॉन्टीजेंसी पे, सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरह का कॉन्टेक्स्ट है, किस तरह की सिचुएशन है,
उसके मुताबिक आप कोई अपना बिहेवियर अपनाते हैं और इसकी वजह से लीडरशिप जो है वो इफेक्टिव होती है। ठीक है जी। लास्ट वन है ट्रांसफॉर्मेशनल पर्सपेक्टिव। अब ट्रांसफॉर्मेशनल पर्सपेक्टिव क्या कहता है जी? ये सजेस्ट करता है कि इफेक्टिव लीडर जो होता है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्म करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को। नाम से जैसे कि देख सकते हैं आप, ट्रांसफॉर्मेशनल पर्सपेक्टिव, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, किस तरह? अपने विजन के थ्रू, ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, एबिलिटी टू बिल्ड कमिटमेंट टू द विजन अमंग एम्प्लॉयज। ठीक है, अपने विजन के थ्रू, अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटी के थ्रू अपने अपने आप को इफेक्टिव लीडर बनाता है। ठीक है, इसके थ्रू वो क्या करता है? सबसे पहले अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन को उसको ट्रांसफॉर्म करता है, उसको बेहतर करता है, उसको इम्प्रूव करता है, उसको डेवलप करता है। ठीक है, किस तरह से करता है? किन चीज़ों के थ्रू? वो अपने विजन के थ्रू, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी कमिटमेंट के थ्रू बेसिकली ये काम कर रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है बेसिकली आपके, ये जरूरी नहीं है कि ये अलग ही हो, बल्कि मोस्टली ऐसे होता है कि एक टाइप ऑफ लीडरशिप है, उसमें डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट जो ये पर्सपेक्टिव है वो पाए जा रहे होते हैं। कैसे? लेट्स से टू बी एन इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, के एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो है उसको इफेक्टिव बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? उसके पास सर्टेन कॉम्पिटेंसीज होना भी जरूरी है। ठीक है जी। उसके पास सर्टेन बिहेवियर होना भी जरूरी है। ठीक है, देन उसके पास पावर होना जरूरी है, उसको पावर को यूटिलाइज करना जरूरी है। ठीक है जी। यानी कि जरूरी नहीं है कि हर ये पर्सपेक्टिव सारे बिल्कुल डिफरेंट हैं, बल्कि एक टाइम में ये डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव है इनकी मौजूदगी में एक इफेक्टिव लीडर बन सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात की। अब वन बाय वन देखते हैं जी। पहले जी आपका पावर इन्फ्लुएंस पर्सपेक्टिव। पावर इन्फ्लुएंस पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि जो लेजिटिमेट पावर होती है, लेजिटिमेट पावर मतलब एक कानूनी हैसियत होती है, कानूनी ताकत होती है। अब वो कानूनी ताकत एक तो लॉ की बेस पे भी होती है, सेकेंडली ऑर्गेनाइजेशन में वो लेजिटिमेट पावर आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी होती है वो देती है। ठीक है, लेट्स से डायरेक्टर की क्या पावर है, डायरेक्टर क्या कर सकता है, एक मैनेजर क्या कर सकता है, एक एम्प्लॉय क्या कर सकता है, ये लेजिटिमेट पावर होती है। तो पावर इन्फ्लुएंस पर्सपेक्टिव कहता है जी कि बेसिकली लीडर जो होता है उनके पास लेजिटिमेट पावर होती है। ठीक है, जो उनकी हायरार्किकल पोजीशन की बेस पे आती है। हायरार्किकल पोजीशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होती है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जो लेजिटिमेट पावर होती है इसकी बेस पे वो इन्फ्लुएंस करके अपने एम्प्लॉय से बेहतर परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक होती है जो उनकी हिरार्किकल पावर होती है, यानी कि जो उनको उनकी ऑर्गेनाइजेशन देती है। एक होती है उनकी पर्सनल पावर होती है। पर्सनल पावर में कौन सी चीजें शामिल होती हैं? यानी कि उस बंदे की एक्सपर्टीज, ठीक है, उसका नेटवर्क ऑफ अलाइज, यानी कि वो किन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है, उसके इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों पावर्स, एक उसकी पर्सनल पावर्स, देन उसकी लेजिटिमेट पावर्स, इन दोनों की बेस पे वो इन्फ्लुएंस करके अपने टीम मेंबर से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से काम करवाता है। ठीक है, ये आपका हो गया पावर पर्सपेक्टिव। देन है जी आपका बिहेवियर पर्सपेक्टिव। बिहेवियर पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं जी? ये कहते हैं जी कि अफेक्टिव जो लीडर की इफेक्टिवनेस होती है, ठीक है, विद देयर बिहेवियर टुवर्ड्स सबऑर्डिनेट्स, वो बेसिकली उसका बिहेवियर होता है। ठीक है, जो वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ लेट्स से अपना रहा होता है, वो उसकी बेसिकली इफेक्टिवनेस उस पर बेस करी होती है कि एक लीडर किस तरह का बिहेवियर अपने एम्प्लॉय के साथ अपना रहा है, इसकी इस पर डिपेंड करता है कि वो कितना इफेक्टिव लीडर है। ठीक है, अच्छा, अब डिफरेंट जो है वो बिहेवियर हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो बेसिकली डिस्कस किए गए हैं बिहेवियर, वो आपके हैं जी एक पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर, एक है आपका टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर। ठीक है, अब पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर क्या है जी? लीडरशिप स्टाइल दैट इंक्लूड्स शोइंग म्यूचुअल ट्रस्ट and respect for subordinates, demonstrating genuine concern for the needs and having a desire to look out for their welfare. कि बाय नेम अगर देखें, पीपल ओरिएंटेड का मतलब होता है जो लोगों के साथ कंसर्न होता है। ठीक है, लोगों का ट्रस्ट देखता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखता है, म्यूचुअल ट्रस्ट देखता है। ठीक है, एम्प्लॉयज के जो इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करता है,
उनके फायदे के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। जो बिहेवियर होता है इसे हम कहते हैं पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर, ठीक है। देन सेकंड वन होता है दी टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर। टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर का जो मेजर फोकस होता है वो सिर्फ टास्क की तरफ होता है, बजाय के एम्प्लॉयज की तरफ, लोगों की तरफ। टास्क ओरिएंटेड में वो क्या करता है जी, स्पेसिफिक टास्क, क्लैरिफाई देयर ड्यूटीज। सबसे पहले बता दें ये आपका टास्क है, ये इसमें आपकी इंडिविजुअल की ड्यूटीज हैं, इस तरह से उसके प्रोसीजर डिफाइन करता है, ठीक है, कि ये ड्यूटी परफॉर्म किस तरह से करनी है। देन वो इंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो कंपनी के रूल्स को फॉलो करें, ठीक है, कंपनी के रूल को फॉलो करें, देन अपनी वो फुल परफॉर्मेंस दें। तो ये डिफरेंस होता है इनके बिहेवियर का, ठीक है जी। तो बिहेवियर पर्सपेक्टिव कहता है कि लीडरशिप को इफेक्टिव जो चीज़ बनाती है वो उसका बिहेवियर होता है, जो वो अपने एम्प्लॉय के साथ अपना रहा होता है। अब बिहेवियर दो तरह के होते हैं, पीपल ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड बेसिकली लोगों से रिलेटेड होते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। जबकि टास्क ओरिएंटेड जो बिहेवियर होता है वो सिर्फ टास्क से रिलेटेड होता है, कि क्या टास्क है, किस तरह से टास्क करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है दी कॉन्टीजेंसी पर्सपेक्टिव। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसी को कंटिन्यू कर रहा है, कि ये टास्क, कि ये बिहेवियर तो ठीक है, लेकिन ये बिहेवियर अप्लाई कैसे होते हैं, किन बेसिस पे अप्लाई होते हैं। तो कॉन्टीजेंसी पर्सपेक्टिव है बेसिकली ये, वो कहते हैं कि बेस्ट लीडरशिप बिहेवियर जो होता है टू अडॉप्ट, कि आपने कौन सा बिहेवियर अडॉप्ट करना है, जो भी हमने ऊपर बात की, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट, कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिचुएशन किस तरह की, आपने उसकी बेस बेसिकली अपनी ये जो भी आपका रेलेवेंट आपका वो बिहेवियर होता है वो अपने अपनाना होता है, ठीक है। अब इसमें काफी लोगों ने कॉन्टीजेंसी पर्सपेक्टिव दिए, हर किसी ने डिफरेंट तरह की सिचुएशन दी, कि ये सिचुएशन भी हो सकती है, ये सिचुएशन भी हो सकती है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फिलहाल हम फील्डर्स की, ठीक है, फील्डर्स कॉन्टीजेंसी थ्योरी। अब इसकी रिसर्च क्या सजेस्ट करती है, रिसर्च सजेस्ट दैट effectiveness of द टू बेसिक लीडरशिप स्टाइल। वो कहते हैं ये जो दो बेसिक लीडरशिप स्टाइल हैं, जो कि आपके पीपल ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड हैं, इनकी इफेक्टिवनेस, कि ये कितने इफेक्टिव हैं, डिपेंड करता है थ्री मेन सिचुएशनल फैक्टर और कॉन्टीजेंसी। ये बेसिकली तीन मेन सिचुएशनल फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि उन्हें हम कॉन्टीजेंसीज भी कहते हैं या सिचुएशन भी कह सकते हैं। अभी सिचुएशनल फैक्टर्स क्या हैं जी, लीडर मेंबर रिलेशनशिप, टास्क स्ट्रक्चर और पोजीशन पावर, ठीक है। अभी ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लीडरशिप स्टाइल तो हमने देख लिए, ठीक है, जो कि बिहेवियर पर्सपेक्टिव में भी थे। अब किसी ने कहा कि कौन सा बिहेवियर ज़्यादा इफेक्टिव है, वो डिपेंड कर रहा होता है आपकी सिचुएशंस पे, कॉन्टीजेंसीज पे। अब कॉन्टीजेंसीज देखते हैं। फर्स्ट है जी आपकी लीडर मेंबर रिलेशनशिप, के लीडर का और मेंबर का, ठीक है, लीडर का और मेंबर्स का, या उसके टीम मेंबर्स का, या उसके सबऑर्डिनेट्स का आपस में रिलेशन किस तरह का, ठीक है। हाउ वेल फॉलोअर्स रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड लाइक द लीडर। जो फॉलोअर्स हैं वो कितना ट्रस्ट करते हैं, कितने रिस्पेक्ट करते हैं, कितना फॉलो करते हैं अपने लीडर को, ये कहलाता है बेसिकली लीडर मेंबर रिलेशनशिप, ठीक है। देन है जी टास्क स्ट्रक्चर। टास्क स्ट्रक्चर क्या होता है, टास्क स्ट्रक्चर भी आपकी कॉन्टीजेंसी सिचुएशन है। टास्क स्ट्रक्चर क्या कहता है, द डिग्री टू विच द जॉब्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स आर हाईली स्ट्रक्चर्ड with clear work responsibilities, well-defined tasks, explicit goals and specific procedures। टास्क स्ट्रक्चर समझा दिया है कि एक जो सबऑर्डिनेट्स को आपने बताया है कि उन्होंने क्या काम करना है, वो कितना वेल स्ट्रक्चर्ड है, क्या उन्हें प्रॉपर्ली एक एक चीज बताई गई है कि ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है, देन स्टेप 1 किसने करना है, स्टेप 2 किसने करना है, स्टेप 3 किसने करना है। ये होता है वेल स्ट्रक्चर्ड काम, ठीक है, जिसमें हर एक चीज प्रॉपर्ली डिफाइन की गई होती है, हर एक जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्ली डिफाइन की गई होती है। तो ये टास्क स्ट्रक्चर होता है, और ये भी एक सिचुएशन होती है, ठीक है। पहली सिचुएशन क्या है कि लीडर मेंबर का रिलेशन कैसा है, दूसरी सिचुएशन क्या है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का टास्क स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है, वेल डिजाइंड है या नहीं है। देन वहां पर जो लीडर की पावर है वो किस हद तक है, ठीक है। तो इन सिचुएशंस पे बेसिकली आपका ये लीडरशिप की इफेक्टिवनेस बेस कर रही होती है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं, वो कहते हैं जी कि सिचुएशनल फैक्टर्स होती हैं, जो भी हमने तीनों की बात की, लीडर मेंबर रिलेशनशिप वाली, टास्क स्ट्रक्चर वाली और पोजीशन पावर वाली। इन इन ये जो सिचुएशनल फैक्टर है ये कब फेवरेबल होते हैं, फेवरेबल व्हेन लीडर मेंबर रिलेशनशिप वर गुड। जब ये रिलेशनशिप अच्छा होता है तब ये सिचुएशन फैक्टर फेवरेबल होते हैं। टास्क स्ट्रक्चर
वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है, प्रॉपर्ली मेंटेन होता है, हर एक चीज प्रॉपर्ली डिफाइंड होती है। पोजीशन पावर, जब ज्यादा हाई पावर होती है लीडर के पास, तब ये सिचुएशनल फैक्टर फेवरेबल होते हैं, ठीक है। और अनफेवरेबल कब होंगे? जब सिंपली इसके अपोजिट होंगे, रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, टास्क स्ट्रक्चर नहीं होगा, और पावर जो है लो पावर होगी, तब ये अनफेवरेबल कहलाएंगे, ठीक है जी। अब वो कहते हैं जी, जो अब हमने सिचुएशनल फैक्टर्स की बात कर ली, ठीक है, अब बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ कब बेहतर होती है। तो वो कहते हैं जी, इसकी जो रिसर्च थी, बेसिकली इसके रिसर्च के जो रिजल्ट थे वो क्या बताते थे, कहते हैं जी जो टास्क ओरिएंटेड लीडर होते हैं, टास्क ओरिएंटेड, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिड वेल इन टू सिचुएशन, वो किन दो सिचुएशन में बेहतर परफॉर्म करते हैं, जब व्हेन द सिचुएशनल फैक्टर्स वर अनफेवरेबल और वेरी या हाईली फेवरेबल। दो सिचुएशन में देखें, ये टास्क ओरिएंटेड है, ठीक है, टास्क ओरिएंटेड लीडर्स, ये आपकी इफेक्टिवनेस है, ठीक है, ये ग्राफ डायग्राम है, गुड और पुअर। तो टास्क ओरिएंटेड जो है आपका बिहेवियर है, ये कब बेहतर होता है, कब इफेक्टिवली काम करता है, जब या तो अनफेवरेबल सिचुएशन हो। अनफेवरेबल मैंने भी आपको बताया, पावर लो, टास्क स्ट्रक्चर भी ना हो प्रॉपर्ली, रिलेशन भी पुअर हो, इस सूरत में अनफेवरेबल होता है। तो अनफेवरेबल अगर होगा तब ये हाई परफॉर्मेंस देगा। देखिए अनफेवरेबल पे इसकी रिसर्च कहती है कि ये हाई परफॉर्मेंस देंगे, हाईली इफेक्टिव होंगे, या अनफेवरेबल पे या हाईली फेवरेबल पे। अगर हाईली फेवरेबल है, हाईली फेवरेबल है, तब टास्क ओरिएंटेड जो आपका बिहेवियर है वो, उसकी इफेक्टिवनेस गुड होगी, ठीक है। अब आते हैं जी, जो आपका सेकंड है पीपल ओरिएंटेड, ये तो है टास्क ओरिएंटेड, ये आपका पीपल ओरिएंटेड। देखें पीपल ओरिएंटेड हाई वैल्यू कब दे रहा है, कि इधर लो वैल्यू दे रहा है, इधर भी लो वैल्यू दे रहा है। देखें ये ग्राफ चल रहा है इसका, ठीक है, ये सर ग्राफ चल रहा है। तो ये हाई वैल्यू सिर्फ यहाँ देगा जहाँ इससे मीट करेगा, इस लेवल से। तो ये सिर्फ पीपल ओरिएंटेड जो है वो सिर्फ मॉडरेट फेवरेबल जो सिचुएशन है, यहाँ पर जो है पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। यानी कि अगर सिचुएशन फेवरेबल, सिचुएशन हाईली फेवरेबल सिचुएशन है, तो आपको टास्क ओरिएंटेड स्टाइल अपनाना चाहिए। अगर अनफेवरेबल, टोटली अनफेवरेबल है, तब भी टास्क ओरिएंटेड ही अपनाना चाहिए। लेकिन अगर मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट सिचुएशन है, तो आपको पीपल ओरिएंटेड जो है बिहेवियर अपनाना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया। देन है जी पाथ गोल थ्योरी। अब पाथ गोल थ्योरी क्या कहती है? पाथ गोल थ्योरी ये कहती है कि मैं आपको डायग्राम अगर दिखा सकूं, एम्प्लॉय गोल्स, यानी कि अगर जो उनके डिफाइंड गोल्स हैं, डिफाइंड गोल्स और बेसिकली ये आउटकम है, उनके क्या गोल्स हैं, उनने क्या अचीव करना है, और एट द एंड क्या रिजल्ट्स निकलेगा। इनके दरमियान एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जो उन्होंने चल के, या जिस रास्ते में उन्होंने स्ट्रगल करनी होती है, मेहनत करनी होती है। तो वो पाथ गोल थ्योरी कहती है कि जो लीडर होता है वो बेसिकली इस पाथ को क्लियर करता है, क्लैरिफाई करता है, क्लियर करता है, ठीक है, रिवॉर्ड्स देता है यहाँ पर। तो लीडर बेसिकली इस पाथ को, इस रास्ते में अपनी हेल्प प्रोवाइड करता है, ये कहती है पाथ गोल थ्योरी, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स हैं। इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है पाथ गोल थ्योरी में? लीडर बेसिकली एम्प्लॉयज के पाथ को क्लियर करता है, यहाँ पर उनको हेल्प आउट करता है, जो उनका पाथ होता है, यानी कि जिसमें वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आपने एम्प्लॉयज को कहा कि यार आपका ये टास्क है कि आपने 1000 यूनिट सेल करने लेट से, ठीक है। अब यूनिट सेल करने में जब वो कोशिश करने निकलेंगे, तो उस रास्ते में जो उन्हें मुश्किलात आएंगी उसको हल करना जो होता है वो लीडर का काम होता है। ये कहती है पाथ गोल थ्योरी, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट लीडरशिप जो स्टाइल्स हैं वो आते हैं। वो कौन कौन से हैं जी? वो है जी आपका डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल, ठीक है, वो है आपका सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल, पार्टिसिपेटिव और अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल। ये डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल हैं जो इस जगह पर यूज होते हैं, ठीक है। अब ये वन बाय वन देखते हैं कि ये स्टाइल्स हैं क्या। डायरेक्टिव लीडरशिप क्या होती है जी? अकर्स व्हेन लीडर टेल्स सबऑर्डिनेट एग्जैक्टली व्हाट दे आर सपोज टू डू, ठीक है, कि उन्होंने क्या करना है, गिविंग देम गोल्स, उन्हें गोल्स बताते हैं, स्पेसिफिक टास्क बताते हैं, उन्हें गाइडलाइन देते हैं, और कहते हैं जी चलें जब आप काम करें, ठीक है। ये होती है डायरेक्टिव लीडरशिप, लीड कर रहा है, डायरेक्टिव लीडरशिप, लेकिन मतलब डायरेक्शन दे रहा है कि यार ये काम है, इसी तरह से काम करो, ठीक है। देन है सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल। ये क्या कहता है
लीडरशिप स्टाइल इन विच द लीडर इज अप्रोचेबल एंड फ्रेंडली। सपोर्टिव का मतलब होता है सपोर्ट करने वाला, फ्रेंडली इन नेचर होता है। शोज कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ सबॉर्डिनेट्स एंड ट्रीट देम एज इक्वल, कि वो बेसिकली सपोर्टिव होता है, वो एम्प्लॉयज की फेवर में काम कर रहा था, उनकी वेलफेयर के लिए काम कर रहा था, उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर बनाता है। डायरेक्ट जो डायरेक्टिव लीडरशिप होती है उसमें सिर्फ डायरेक्शन देता है कि यार अब ये काम करें, ये काम करें, ये काम करें, ये काम करें। सपोर्टिव में क्या होता है, वो उनको प्रॉपर्ली सपोर्ट करता है, ठीक है। जहाँ देखता है कि इन्हें मोटिवेट करना है, उन्हें मोटिवेट करता है, उनके साथ वेलफेयर, उनकी वेलफेयर के लिए काम करता है, ठीक है, उनके लिए अवेलेबल होता है, फ्रेंडली नेचर होता है। तो ये होता है सपोर्टिव लीडरशिप। देन है जी पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, a leadership style in which the leader consult with his or her subordinates, ठीक है, asking for their opinions before making a decision। पार्टिसिपेटिव में बेसिकली लीडर अपने एम्प्लॉयज की, अपने टीम मेंबर्स की पार्टिसिपेशन लेता है। लीडर ने को डिसीजन करना है तो पार्टिसिपेटिव में वो उनकी पार्टिसिपेशन लेगा, कहेगा ये बताएं, आप पार्टिसिपेट करें, आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं किस तरह काम करना चाहिए। तो बेसिकली उनके ओपिनियंस लेता है पार्टिसिपेटिव में। देन अचीवमेंट ओरिएंटेड, अचीवमेंट ओरिएंटेड क्या होता है, occurs when the leader sets high goals for subordinates, has high expectations for their performance and displays confidence in subordinates, encouraging and helping them to take on greater responsibilities। ये बेसिकली जो लीडरशिप स्टाइल है ये अचीवमेंट पे बेस करता है कि यार आप ये चीज अचीव करिए, आपको इतना ये रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है आपके लीडरशिप स्टाइल होते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या चीजें हैं। तो ये कहते हैं पाथ गोल थ्योरी आर्ग्यूज दैट द लीडर कैन change his or her leadership style and that two important contingencies dictate the best choice of leadership। कि ये जो हमने चार लीडरशिप स्टाइल बेसिकली पढ़े हैं, ये दो चीज़ों में बेस कर रहे होते हैं कि आपने कौन सा लीडरशिप स्टाइल अपनाना। दो कॉन्टिजेंसीज होती हैं, पहली क्या है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरी क्या है नेचर ऑफ वर्क। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन सी आती हैं, पर्सन की एबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी स्किल्स क्या हैं, उसकी नीड ज़रूरियात क्या हैं, ठीक है, एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, कौन सी चीज़ों से मोटिवेट करते हैं, ये होती हैं जी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। देन है जी आपकी पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। एक सेकेंड, लेट मी फाइंड इट फर्स्ट। यहाँ से, यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। देन है टास्क स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि आपकी सेकंड कॉन्टिजेंसी है। फर्स्ट वन क्या है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी हमने देखी। देन है जी आपकी नेचर ऑफ वर्क एनवायरनमेंट, जिसे आप टास्क स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कि टास्क स्ट्रक्चर जो है वो वेल डिफाइंड है या वेल डिफाइंड नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है जी। टीम मेंबर्स जो हैं वो आपके कोहेसिव हैं, कोहेसिव हैं या फ्रेगमेंटेड हैं। कोहेसिव मतलब वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है उन्हें, ठीक है। आप एक काम कर रहे हो, उसमें हर एक अपनी इनपुट देता है, फिर आपकी एक चीज़ बनती है, ये होता है कोहेसिव वर्क। फ्रेगमेंटेड में ऐसा होता है कि हर एक बंदे का इंडिविजुअल काम होता है, एक बंदे ने कोई और काम परफॉर्म करना है, सेकंड ने कोई और काम परफॉर्म करना है, तो ये होता है फ्रेगमेंटेड। तो नेचर ऑफ वर्क में आप देखते हैं कि टास्क जो है वो वेल स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है, जो टीम्स हैं उनकी कोहेसिव हैं या फ्रेगमेंटेड है, ठीक है जी। अब पाथ गोल थ्योरी बेसिकली कुछ प्रेडिक्शंस देती है। अभी हमने देख लिया कि कौन सी कॉन्टिजेंसीज होती हैं। पाथ गोल थ्योरी कहती है जी, फर्स्ट थ्योरी स्टेट करती है इफ फॉलोअर्स लैक कॉन्फिडेंस, अगर तो फॉलोअर्स में कॉन्फिडेंस की कमी है तो आपने कौन सा स्टाइल अपनाना है, लैक कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपने सपोर्टिव लीडरशिप अपनानी है, ठीक है, जिसकी वजह से सपोर्ट करेंगे उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा। वो कहते हैं अगर टास्क ऑफ सबऑर्डिनेशन इज एम्बिगुअस, अगर जो टास्क आप दे रहे हैं वो एम्बिगुअस है, एम्बिग्विटी है उसमें, अनक्लैरिटी है, तो फिर कौन सा स्टाइल अपनाना पड़ेगा आपको, तो आपको डायरेक्टिव लीडरशिप अपनानी पड़ेगी, जिसमें आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, यार अब आप ये करें, अब आप ये करें। क्यों, क्योंकि टास्क उनका एम्बिगुअस है, एम्बिग्विटी है उसमें, वो अनक्लियर टास्क है, इसलिए आपको यहाँ पर डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल अपनाना पड़ेगा, ठीक है जी। देन अगर टास्क ऑफ सबऑर्डिनेट इज स्टैंडर्डाइज्ड, अगर तो स्टैंडर्डाइज्ड है, हर चीज स्टैंडर्डाइज है, उन्हें पता है कौन सा काम किस तरह से करना है। लेट्स से आपकी असेंबली लाइन वर्क है, उसमें हर एक एम्प्लॉय को पता है कि उनके हिस्से में कौन सा काम है, ठीक है। एक ने कलर करना है, एक ने उसको असेंबल करना है, एक ने उसकी पैकिंग करनी है, ठीक है। तो हर एक को पता है उसका क्या काम है, ये होता है स्टैंडर्डाइज्ड वर्क। स्टैंडर्डाइज्ड अगर वर्क होगा तो आपको अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये लोग मोटिवेटेड नहीं होंगे। अब जब इन्हें पता है कि यार मैंने एक ही काम करना है हर टाइम बैठ के, बस पैकिंग करते रहनी है बैठ के, तो ये डीमोटिवेट हो जाएंगे, यार
तंग आ जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि हाईली स्टैंडर्डाइज काम है, तो आपको अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल अपनाना पड़ेगा। आपको उन्हें कहना पड़ेगा, लेट्स से आप कहते हैं यार आप अगर आप इतना काम करेंगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, आप इतना काम करेंगे आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस सूरत हाल में आपको अचीवमेंट ओरिएंटेड जो स्टाइल होता है वो अपनाना पड़ता है। ठीक है जी। देन इफ द रिवॉर्ड्स offered to employees are inappropriate, ठीक है, participative leadership may allow the leaders to clarify the needs of subordinates। अगर आप देखते हैं कि रिवॉर्ड सिस्टम इनअप्रोप्रिएट है, लेट्स से आप किसी ऐसी टीम को लीड कर रहे हैं जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें इंजीनियर हैं, जिसमें हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है। अब उनको आप रिवॉर्ड की बेस पे मोटिवेट नहीं कर सकते। आपने ये नहीं कह सकते कि आप ये काम करें, हम ये आपको ये रिवॉर्ड दे जाएगा, ठीक है। तो इस सूरत हाल में क्या करते हैं, आप पार्टिसिपेटिव लीडरशिप बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाईली स्किल्ड है, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। अब आप उनकी पार्टिसिपेशन लेकर काम करते हैं, ठीक है। इससे वो बेसिकली मोटिवेट होते हैं, अपनी जब इनपुट देते हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझ के फिर काम करते हैं। ठीक है जी। तो ये आपकी पाथ गोल थ्योरी है, ठीक है, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया कि एम्प्लॉयज़ की गोल्स और आउटकम्स के दरमियान जो रास्ता होता है, जो मेहनत स्ट्रगल होती है, उसको में कोई ऑब्स्टेकल्स आती हैं, रुकावटें आती हैं, तो उसको क्लियर करना कौन क्लियर करता है? उसको क्लियर करता है आपका लीडर, ठीक है। लीडर किस किस तरह ये पास को क्लैरिफाई करता है? वो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स के थ्रू करता है। डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स कौन से हैं जी? डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव, अचीवमेंट ओरिएंटेड, इन स्टाइल्स के थ्रू करता है। अब वो कहते हैं कि ये किन चीज़ों पे बेस कर होते हैं कि कौन सा स्टाइल अपनाना है? वो बेस करते हैं जी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे या वर्क एनवायरनमेंट की बेस पे, ठीक है, कि वर्क एनवायरनमेंट किस तरह का है। तो इस तरह से ये पाथ को थ्योरी वर्क करती है, ठीक है जी। अगर कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आती आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट डिस्कशन सेशन में। थैंक यू सो मच।